लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के ये जो स्टेप्स हैं इनके बारे में डिस्कस किया था और इससे हमारे दो फायदे हुए। एक तो हमें ये पता चल गया कि हम कितनी टाइप की इंस्ट्रक्शंस को डील कर सकते हैं, और फिर दूसरी बात ये कि हर इंस्ट्रक्शन में टोटल कितने साइकिल होंगे और हर साइकिल में क्या क्या काम होगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जो पहली बात है कि कितनी किस्म की इंस्ट्रक्शंस होंगी, डिफरेंट बिहेवियर कितने होंगे इंस्ट्रक्शंस के, तो वो एक तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, और आर टाइप इंस्ट्रक्शंस भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में ही आ जाती हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के बाद में हमारे पास फर्दर दो इंस्ट्रक्शंस हैं, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन, और दोनों का बिहेवियर चेंज है। Load word for reading the data from the memory, and store word is used to store the data into the memory. And after that, there is one other type of the instruction, behavior के लिहाज से, आर्किटेक्चर को यूज करने के लिहाज से, वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है। और अगर देखा जाए तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन और आपके पास जो लोड वर्ड एंड स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों ही आई टाइप इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि आई टाइप इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो कैटेगरी बनती है वो तीन कैटेगरीज बन सकती हैं। एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशन विद इमीडिएट वैल्यू, जैसे ऐड इमीडिएट है, एंड इमीडिएट है, और इमीडिएट है, तो उसका बिहेवियर कुछ आर टाइप ही की तरह का होगा। और फिर आई टाइप के अंदर एक और टाइप की इंस्ट्रक्शन है जिसको आपने मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का नाम दिया। एक आपके पास मेमोरी रेफरेंस में लोड वर्ड है और दूसरी स्टोर वर्ड है। ये सब तमाम चीजें क्लास अपने पास नोट कर दिया करें, ठीक है। और फिर आई टाइप में एक और हमारे पास बिहेवियर है इंस्ट्रक्शन का, दैट इज ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे कि ब्रांच इक्वल, ब्रांच नॉट इक्वल, इस किस्म की जो इंस्ट्रक्शन है। तो हमने इसको इसी तरीके से अलग अलग डील किया। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स देखे, फिर लोड वर्ड के इंस्ट्रक्शन के स्टेप देखे, फिर स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन के स्टेप देखे, फिर ब्रांच इंस्ट्रक्शन के स्टेप देखे, और उसके बाद फिर हमारे पास एक और टाइप का बिहेवियर है इंस्ट्रक्शन का, दैट इज जंप इंस्ट्रक्शन। तो जंप की इंस्ट्रक्शन का फिर हमने बिहेवियर देखा। अब हम हर इंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अच्छा, आपने अब गौर करना है कि सबसे पहले जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन ले लें आप, तो उस इंस्ट्रक्शन का जो पहला स्टेप होगा दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच। अब जरा गौर देखिए कि हर 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 स्टेप के अंदर आपने फोकस रखना, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है। इंस्ट्रक्शन फेच के बाद डी कोडिंग के अंदर अगर आप देखें तो दो रजिस्टर आपके पास हैं और दोनों रजिस्टर आपके पास डी कोड हो रहे हैं। आर एस एंड आर टी, दो रजिस्टर डी कोड हो रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ए और बी के लिए ए में डाटा जा रहा है, फिर बी में डाटा जा रहा है आफ्टर डी कोडिंग। और फिर एग्जीक्यूशन में आपके पास क्या हो रहा है, उन दोनों वैल्यू जो कि ए और बी रजिस्टर में है उस पर ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। एग्जीक्यूशन के बाद फिर आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके डेस्टिनेशन रिजल्ट में स्टोर हो रहा है, और डेस्टिनेशन रिजल्ट आपका पास जो है या डेस्टिनेशन सॉरी जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है आपके पास आर टाइप के केस के अंदर 11 to 15 बिट होता है। ये अपने पास जरा माइंड में रखिएगा, ठीक है। फिर लोड वर्ड के अंदर भी फैचिंग वैसी है जैसे अरिथमेटिक के अंदर है।
अब लोड वर्ड के अंदर अगर आप डी कोडिंग देखें तो डी कोडिंग लोड वर्ड का जो पहला रजिस्टर है वो अरिथमेटिक में भी डी कोड हो रहा है और आपके पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में भी वो डी कोड हो रहा है। तो ये जो लाइन है 21 से 25 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और इनमें से ये इस इन 21 से 25 चंक में जो भी रजिस्टर होगा उस रजिस्टर का जो डाटा होगा वो ए एल यू की फर्स्ट इनपुट के लिए पे जो लगा हुआ रजिस्टर ए है उसमें चला जाएगा। तो अगर आप देखिए अरिथमेटिक में भी ये लाइन यूज हुई है और डिकोडिंग में भी, लेकिन वो जो दूसरा रजिस्टर है वो अभी अभी तक सिर्फ अरिथमेटिक में यूज हुआ है इंस्ट्रक्शन में। ये देखें तो इंस्ट्रक्शन डी कोड के अंदर जो बी वाली लाइन है दूसरा रजिस्टर वो यहाँ लोड वर्ड में यूज नहीं हुआ। फिर एग्जीक्यूशन के अंदर मेमोरी के अंदर अगर आप देखें तो मेमोरी का टारगेट एड्रेस हो रहा है कैलकुलेट, और जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है वहां पर आपके पास ए और बी पर ऑपरेशन अप्लाई होकर ए एल ई आउट में जा रहे हैं। मेमोरी के अंदर मेमोरी रीड पर्पस के लिए हो रही है, और फिर लास्ट जो है आपके पास मेमोरी रीड कंप्लीशन जो कि रिजल्ट को स्टोर कर रहा है आपकी मेमोरी से रजिस्टर के अंदर। ये सिर्फ लोड वर्ड के अंदर ही लास्ट लाइन यूज होगी। लोड वर्ड के अलावा कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है जो मेमोरी से डाटा को लेगी और रजिस्टर में स्टोर कर देगी। क्लास स्टोर वर्ड के अंदर देखें तो हमारे पास फैचिंग वाला काम अगेन वही है जो अरिथमेटिक सेक्शन में भी हुआ है और लोड वर्ड में भी हुआ है, वही फैचिंग सेम हमारे पास स्टोर वर्ड में हो गई है। इंस्ट्रक्शन डी कोड अगर आप देखें, अगर गौर करेंगे तो इंस्ट्रक्शन डी कोड वही इंस्ट्रक्शन डी कोड है जो कि आपके पास ये जो पहली लाइन है ये सिंपल जो अगर आप कहें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और ये स्टोर वर्ड दोनों में देखें तो ये दो रजिस्टर आपके पास डी कोड हो रहे हैं। और ये जो पहली लाइन है ए रजिस्टर वाली, ये वाहिद लाइन है जो आपके पास अभी तक आर टाइप में भी यूज हुई है, लोड वर्ड में भी यूज हुई है और स्टोर वर्ड में भी यूज हुई है। लेकिन ये जो दूसरी लाइन है ये सिर्फ अरिथमेटिक में और स्टोर वर्ड में यूज हुई है। अब एड्रेस कैलकुलेशन की बात अगर आप करें तो आपने देखा कि लोड वर्ड में भी एड्रेस ऐसे ही कैलकुलेट हो रहा है और स्टोर वर्ड में भी ऐसे ही कैलकुलेट हो रहा है। क्लास बात समझ आ रही है? चलें, जबरदस्त। ओके जी। अब हुआ ये कि ये जो एड्रेस कैलकुलेशन वाली बात है तो ये सिर्फ लोड वर्ड में और स्टोर वर्ड में यूज हो रही है, ठीक है, नॉट इन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। और ये जो फोर्थ लाइन है मेमोरी राइट कंप्लीशन, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्टोर वर्ड में अभी तक यूज हुई है। ना अरिथमेटिक में ये लाइन आई है यूज, ना ये लोड वर्ड में यूज हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास स्टोर वर्ड में है, और होती ही स्टोर वर्ड के अंदर है क्योंकि मेमोरी में डाटा को राइट करने के लिए सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है, दैट इज स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन में देखिए फैचिंग बिल्कुल अरिथमेटिक में भी ऐसे हुई है, लोड वर्ड में भी ऐसे हुई है, स्टोर वर्ड में भी ऐसे हुई है, और ब्रांच के केस में भी ऐसे ही हुई है। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन डी कोड। इंस्ट्रक्शन डी कोड के अंदर अगर आप देखें तो पहली जो दो रजिस्टर्स हैं ये बिल्कुल अरिथमेटिक में भी यूज हुए हैं, स्टोर वर्ड में भी यूज हुए हैं और ये ब्रांच में भी यूज हुए हैं। और अगर आप पहला रजिस्टर देखें ए वाला रजिस्टर, तो ए वाला जो रजिस्टर है वो अब तक जैसा कि फैचिंग हर रजिस्टर में हुई है वैसे ही ये वाला रजिस्टर भी डी कोड अभी तक हर इंस्ट्रक्शन में हुआ है, अरिथमेटिक में भी, लोड वर्ड में भी, स्टोर वर्ड में भी एंड ब्रांच के अंदर भी। और बी वाला जो लाइन है ये सिवाय लोड वर्ड के अब तक अरिथमेटिक में, स्टोर वर्ड में और ब्रांच इन तीनों में यूज हो चुका है। और अगर आप डिकोडिंग के अंदर ये तीसरी लाइन देखें तो ये अभी तक यूज नहीं हुई थी। ये सिर्फ ब्रांच का केस में ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है, इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस पीसी प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास एलयू आउट वाला रिजल्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास ब्रांच का जब केस होगा तो ये यूज होगी। एग्जीक्यूशन के अंदर अगर ब्रांचेस इक्वल हैं तो एलयू आउट वाला प्रोग्राम काउंटर में जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के केस के अंदर ही आएगा। ब्रांच के केस के अंदर ही चेक होगा कि ब्रांचेस इक्वल हैं या नहीं है, और अगर इक्वल है तो आपके पास जो रिजल्ट होगा एलयू आउट वाला वो प्रोग्राम काउंटर में जाकर अपडेट हो जाएगा। ओके जी, क्लियर।
अब आ जाते हैं जंप के ऊपर। तो जंप का भी फैचिंग अगर आप देखें तो हमारे पास, हमने कहा था जितनी टाइप की बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर की जो इंस्ट्रक्शन है, हमने हर एक बिहेवियर को देख लिया। अब ये लास्ट बिहेवियर है हमारा, और लास्ट बिहेवियर के अंदर अगर आप देखें तो ये जो इंस्ट्रक्शन फेच वाली लाइन है, ये हर इंस्ट्रक्शन में यूज हो चुकी है। ठीक हो गया। और हमने कहा था कि जंप वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो डी कोड नहीं होती, क्योंकि हमने कहा था कि डी कोड के अंदर कोई रजिस्टर की जो वैल्यू होती है और एज ए सोर्स वैल्यू जो यूज होती है, जो कि वो रजिस्टर जो कि डेस्टिनेशन नहीं होते, नॉर्मली हमने देखा कि वो रजिस्टर डिकोडिंग के अंदर यूज हो रहे होते हैं। जंप के अंदर तो कोई रजिस्टर ही यूज नहीं होता। जंप लेबल, तो लेबल इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो जंप इनटू एक एड्रेस आ जाता है। तो जंप में तो कोई रजिस्टर यूज ही नहीं होता, तो दैट्स वाई हमारे पास जो रजिस्टर है वो जो डिकोडिंग वाला प्रोसेस है वो, या डिकोडिंग वाला जो साइकिल है, डिकोडिंग वाली जो स्टेज है, वो इसमें यूज नहीं होगी, बल्कि वो नॉट यूज वाली कंडीशन में जाएगी। तो इसके फिर फेच के बाद फौरन ही एग्जीक्यूशन आ जाती है। और एग्जीक्यूशन अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एग्जीक्यूशन है, ये ब्रांच का ये एड्रेस, जंप के केस में हमारे पास एड्रेस आया है कैलकुलेट होकर। तो ये वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ जंप के केस में यूज हो रही है। ओके जी। अब हम इंस्ट्रक्शंस को ना हर एक लाइन को इंस्ट्रक्शन में किस किस इंस्ट्रक्शन में वो लाइन यूज होती है ना, उसके हिसाब से ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये फैच वाला देखें तो आपने देखा जो पहली लाइन मैंने लिख दिया ऑल इंस्ट्रक्शंस, दूसरी लाइन पे भी लिख दिया ऑल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ तक समझ आ गई है कि वाकई ही ये हर इंस्ट्रक्शन में फैच वाला ये दोनों लाइनें यूज हो रही है। जी, ठीक हो गया जी। जबर। फहद, उमैर एंड नोमान रऊफ। ओके जी, अगर अब आप देखें कि अगर हर एक इंस्ट्रक्शन के अंदर हर इंस्ट्रक्शन ये दोनों लाइनें यूज कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, हमने यहाँ पर लिख दिया कि हर इंस्ट्रक्शन के अंदर ये, यानी कि इंस्ट्रक्शन कोई भी होगी, आंखें बंद करके हम ये कह सकते हैं कि यार सबसे पहले ये काम होना है। अब आ जाते हैं डी कोडिंग के अंदर। तो डी कोडिंग के अंदर अब तक हुए कितने काम है, जरा गौर करते हैं कि आर टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक जो इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर दो रजिस्टर ए और बी डी कोड हुए। लोड वर्ड के अंदर सिर्फ ए यूज हुआ। स्टोर वर्ड के अंदर ए और बी दोनों रजिस्टर यूज हुए। ब्रांच के अंदर आपके पास ए और बी दोनों रजिस्टर यूज होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा काम हुआ, यानी कि दो रजिस्टर तो यूज हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा काम हुआ, ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट हुआ। और जंप के अंदर डिकोडिंग वाला काम ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिकोडिंग में मैक्सिमम काम देखूं तो दो रजिस्टर और ब्रांच का टारगेट एड्रेस, यही हुआ। उन तमाम को अगर मैं डिस्कस करूं तो उस डिस्कस करने के लिए तीनों काम मैंने लिख दिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो ए रजिस्टर जो है, जो डी कोड हुआ, हमने देखा वो हर इंस्ट्रक्शन में डी कोड हुआ सिवाय जंप के, क्योंकि जंप के अंदर तो ये यूज ही नहीं होता। हर इंस्ट्रक्शन में विदाउट एक्सेप्ट जंप, ये हमारे पास जो पहला रजिस्टर है वो क्या हो रहा है, डी कोड हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर ये बी रजिस्टर जो आपको लाइन नजर आ रही है, हमने देखा कि ये अरिथमेटिक में भी यूज हो रहा था, ये लोड वर्ड में यूज नहीं हुआ, बल्कि स्टोर वर्ड में हुआ है, और ब्रांच में भी यूज हुआ है, जंप में फिर यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अरिथमेटिक में एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन में ये बी वाली लाइन यूज हुई है। इसके साथ साथ बच्चा जी स्टोर वर्ड में भी लिखें, यहाँ पर मिसिंग है अरिथमेटिक, स्टोर वर्ड एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। फॉलो कर रहे हैं ना इस बात को? जी, बाकी क्लास। ओके जी, ठीक हो गई। इसका मतलब है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में है, लोड वर्ड में नहीं है, स्टोर वर्ड में है तो स्टोर वर्ड भी आएगा, ब्रांच में है, फिर जंप में नहीं है, तो जिस जिस में है वो हमने लिख दिया अरिथमेटिक,
स्टोर वर्ड एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। फिर ये तीसरी लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए ये यूज हो रही है। डन हो गया जी। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में देखते हैं अब तक क्या काम हुआ है। अगर हम चलें, थैंक यू जी। एग्जीक्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, ए और बी पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ, ए एल यू आउट में रिजल्ट, रिजल्ट ए एल यू आउट में। लोड वर्ड के अंदर मेमोरी का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट हुआ, रिजल्ट ए एल यू आउट में। स्टोर वर्ड के अंदर मेमोरी का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट हुआ, रिजल्ट ए एल यू आउट में। ब्रांच के अंदर आपके पास एग्जीक्यूशन के अंदर इफ ए इज इक्वल टू बी चेक हुई इंस्ट्रक्शन, अगर वो इक्वल है तो ए एल यू आउट वाला जो रिजल्ट था वो प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, तो अब तक ये 3 काम हुए हैं। और जंप के अंदर जंप का जो एड्रेस था वो प्रोग्राम काउंटर। तो ये 4 काम अब तक हम जो है ना देख चुके हैं कि ए और बी दोनों रजिस्टर की जो वैल्यू उस पर ऑपरेशन अप्लाई होना एग्जीक्यूशन में। लोड वर्ड और स्टोर वर्ड के केस में मेमोरी का टारगेट एड्रेस, ब्रांच के केस में ब्रांच को चेक करना, और जंप के केस में जंप का एड्रेस। ये देखें जी, ये चारों काम हमने लिख लिया। सबसे पहले हमने वही किया कि हमने जो लोड वर्ड स्टोर वर्ड का सिनेरियो है उसको देखा, मेमोरी का टारगेट एड्रेस है। फिर ए ऑपरेशन बी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। फिर इफ ए इज इक्वल टू बी ए एल आउट इज इक्वल टू प्रोग्राम काउंटर ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। और फिर नीचे हमारे पास जंप का टारगेट एड्रेस है। अगर आप देखें कि कहाँ कहाँ यूज हुए हैं तो उसके साथ हमने लिख दिया है कि पहला जो मेमोरी का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट हुआ है सिर्फ लोड वर्ड और स्टोर वर्ड के इंस्ट्रक्शन में ही हो सकता है, क्योंकि ये दोनों मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर ए ऑपरेशन बी सिर्फ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है, वो लिखा हुआ है। फिर चेक होना ब्रांचेस का, ए और बी की दोनों ब्रांचेस चेक हो रही हैं, और ए एल आउट इज इक्वल टू प्रोग्राम काउंटर, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांच का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें हो रहा है। और फिर आपके पास जंप का जो एड्रेस है तो ऑब्वियसली सिर्फ जंप की इंस्ट्रक्शन में ये काम हो रहा है। तो क्लास अब तक हम एग्जीक्यूशन तक हर इंस्ट्रक्शन जो जो यूज हो रही है या जो जो लाइन जिस जिस इंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है उस तरीके से हम ब्रेक कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ साइकिल। अगर आप फोर्थ साइकिल आर टाइप में देखेंगे तो आर टाइप में फोर्थ साइकिल लास्ट साइकिल होता है, आखिरी साइकिल होता है। इसके अंदर रिजल्ट स्टोर होना होता है। और आर टाइप के अंदर अगर आप देखेंगे तो ए एल यू आउट के बाद आपके पास फोर्थ साइकिल स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एल यू आउट वाला रिजल्ट आपके रजिस्टर में, डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाता है। और आपको पता है कि आर टाइप के अंदर आपका जो डेस्टिनेशन रिजल्ट है वो 11 टू 15 बिट होता है। क्लियर है जी। तो पहली बात यानी कि अगर मैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की करूं तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही होगी, उसका आखिरी साइकिल होगा, और वो साइकिल स्टोर रिजल्ट होगा। और इसके अंदर जो काम होगा वो ए एल यू आउट से 11 टू 15 बिट का जो चंक है आपके आई आर रजिस्टर के अंदर, उसके उसमें जो भी रजिस्टर होगा उस रजिस्टर पे जाकर फाइनल डाटा आपका स्टोर हो जाएगा। ये तो था अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अब आए थे लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन। तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में फोर्थ साइकिल के अंदर आप मेमोरी का डाटा एक्सेस करते हैं, मेमोरी को एक्सेस करते हैं। तो ए एल यू आउट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी दैट इज द एड्रेस, एड्रेस ऑफ द मेमोरी। तो आप ए एल यू आउट से उस मेमोरी के एड्रेस पे जाएंगे और मेमोरी से डाटा को उठाएंगे और डाटा को एम डी आर रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देंगे। तो मेमोरी डाटा रजिस्टर तक जाएंगे, ये लोड वर्ड में। और स्टोर वर्ड में क्या होगा, फोर्थ साइकिल इज द लास्ट साइकिल। और वो जो फोर्थ साइकिल होगा वो स्टोर जो है फॉर स्टोरिंग द डाटा, इस पर्पज के लिए यूज होगा। या आप राइट करते हैं डाटा को मेमोरी के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका ए एल यू आउट में जो भी वैल्यू होगी वो मेमोरी का एड्रेस होगा, और उस एड्रेस पे आप बी रजिस्टर का जो डाटा होगा, दूसरा रजिस्टर जो स्टोर वर्ड के अंदर डी कोड हुआ था उसका डाटा वहां पर मेमोरी में राइट कर देंगे, रजिस्टर से मेमोरी में डाटा को राइट कर देंगे। और ब्रांच के केस के अंदर फोर्थ साइकिल नहीं होता, और जंप के केस में भी फोर्थ साइकिल नहीं होता। तो हम देखते हैं जी। देखें क्लास, ये 3 किस्म के काम हो रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे फोर्थ काम भी था, और वो जो चौथा काम था वो आपके पास अगर आप देखें मेमोरी, यहाँ पर लिखा हुआ मेमोरी एक्सेस और आर टाइप इंस्ट्रक्शन कंप्लीशन।
मेमोरी एक्सेस के अंदर स्टोर वर्ड आना चाहिए कि स्टोर वर्ड एंड आर टाइप इंस्ट्रक्शन कंप्लीशन 4 साइकिल के अंदर। ओके जी। और अगर आप देखें लोड वर्ड के अंदर हमने कहा था कि मेमोरी से डाटा रजिस्टर में जाता है, और रजिस्टर कौन सा है, एमडीआर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, वही काम बता रहा है। एएलयू आउट में आपने ब्रैकेट देखी है, तो इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो भी एएलयू आउट में वैल्यू है दैट इज द एड्रेस। तो ये ब्रैकेट एड्रेस को शो कर रही है कि दैट इज द एड्रेस, और किसका एड्रेस साथ लिखा हुआ है, मेमोरी, तो मेमोरी का एड्रेस। तो मेमोरी के इस एड्रेस पे जाके डाटा को लेंगे और वो डाटा इज इक्वल टू एमडीआर, एमडीआर में स्टोर कर देंगे। ओके जी, क्लियर हो गया। फिर लोड वर्ड के बाद अब स्टोर वर्ड की बात करते हैं। तो स्टोर वर्ड के अंदर हमने देखा कि मेमोरी में डाटा को राइट करना है, और जो राइट करना है डाटा वो कौन सा होगा, रजिस्टर से होगा। और रजिस्टर कौन सा होगा, बी रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर। ठीक हो गया। तो बी का डाटा आपने उस एड्रेस पे चले गए हैं ये सामने आपको नजर आ रहा होगा स्टोर वर्ड के अंदर। ये जो बी रजिस्टर है, इसका डाटा आपके जो है वो मेमोरी में राइट हो रहा है, और मेमोरी में किस एड्रेस पे राइट हो रहा है, एड्रेस वो है कि ए एल यू आउट में जो भी वैल्यू दैट विल बी द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, तो उस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में आप क्लास देख रहे हैं कि नीचे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन भी शो कर दी गई है कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर ए एल यू आउट वाला जो रिजल्ट होता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि 11 टू 15 बिट जो होती है दैट इज डेस्टिनेशन रजिस्टर चंक, आर डी चंक, तो उसमें जाके स्टोर हो जाता है। जी क्लास है, यहाँ तक समझ आ गई जी। ओके जी, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखें जी, 3 साइकिल आपके पास, 4 साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्लास मुझे आप बताएं कि 5वां साइकिल कौन सा होगा और किस इंस्ट्रक्शन में होगा वो यूज, किस किस इंस्ट्रक्शन में यूज होगा। जी बताएं। जी क्लास, मैंने ये कहा कि 5th साइकिल अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन से ऑपरेशन होगा, कंप्लीट ऑपरेशन बताएं 5th साइकिल के अंदर, क्योंकि 4 साइकिल तक तो हमने देख लिया, 5वां साइकिल रह गया। 5वां साइकिल कौन सा होता है और किस किस इंस्ट्रक्शन के लिए वो यूज होता है। जी नोमान रोफ, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। जिक्रिया इंस्ट्रक्शन का नाम ठीक बता रहे हो, लेकिन एमडीआर में डाटा स्टोर करेंगे या एमडीआर से आगे जाएंगे। सुफियान सुहेल, क्या मतलब सब्ट्रैक्ट का क्यों। 5th रिजल्ट होता है, 5th साइकिल होता है क्या, पहला फैच है, दूसरा डिकोड है, फिर एग्जीक्यूशन है, फिर मेमोरी, और 5th साइकिल इज द राइट बैक। और राइट बैक का मतलब क्या है कि आपके पास मेमोरी का जो रिजल्ट होता है उसको आप रजिस्टर में लेकर जाते हैं। तो 5th साइकिल बेसिकली मेमोरी रिजल्ट को रजिस्टर में स्टोर करने के लिए यूज होता है। अब आपके पास मेमोरी से रिजल्ट अगर रजिस्टर में जाना है, तो सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है जो मेमोरी का डाटा जो है वो रजिस्टर में लेके जा सकती है, और उस इंस्ट्रक्शन का नाम लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है। तो एमडीआर पे रिजल्ट आ चुका था,
तो MDR से आगे आपके पास जाना है, तो MDR से आपके पास जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसमें जाना है, और डेस्टिनेशन रजिस्टर आपके पास लोड वर्ड के अंदर 16 से 20 बिट का जो चंक था उसमें था। तो इसका मतलब है कि MDR से 16 से 20 बिट चंक जो है उसमें जाएगा डाटा, और ये सिर्फ और सिर्फ लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन में यूज होगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। देखते हैं जी, ये देखें जी, MDR से डाटा 16 से 20 बिट चंक में जाएगा, और दैट इज ओनली वन इंस्ट्रक्शन जो कि आपके पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन। ओके जी, आई थिंक सो कि अब आपको ये क्लियर हो चुकी है। अब ये जितनी चीजें क्लियर हुई हैं इसके अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट, अब ये हम FSM डिजाइन करने लगे हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन। अच्छा, फाइनाइट स्टेट मशीन ये कहते हैं कि उसको स्टार्ट करने से पहले आप जरा माइंड बना लें कि इसमें कुछ ऐसे काम है जो हर इंस्ट्रक्शन में हो रहे हैं। अगर कुछ ऐसे काम हर इंस्ट्रक्शन में हो रहे हैं तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, उनको फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, ठीक है? हम आँखें बंद करके वो काम करवा लेंगे, लेकिन जहाँ पर अगर फ़र्क फ़ील हो रहा है, जहाँ पर डिफ़रेंस आएगा, वहाँ पर डिफ़रेंस के अंदर हम जो है ना फिर जिस बेस पे डिफ़रेंस आ सकता है, वो बेस को हम हाइलाइट करेंगे। हमने कहा जो फेचिंग वाला काम तो हर इंस्ट्रक्शन में हो रहा है, और डिकोडिंग वाला काम भी हर इंस्ट्रक्शन में हो ही रहा है, सिवाय डिकोडिंग का काम सिवाय जंप के हर इंस्ट्रक्शन में तकरीबन वो हो रहा है। ओके जी। वही वो कह रहा है कि जब आप स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट के बाद एक जो बड़ा बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड एंड रजिस्टर फेच। तो ये वाला जो काम है ना ये हर इंस्ट्रक्शन में होगा। फेचिंग वाला काम हर इंस्ट्रक्शन में होगा, डिकोडिंग अपने अपने एंड पे हर इंस्ट्रक्शन में होगी, सिर्फ जंप के केस में नहीं होगी, ठीक है? ओके जी। फिर अगर आप देखें कि अब हमारे पास इस डिकोडिंग के अंदर ही जब डिकोडिंग के अंदर हमारे पास जो ऑपरेशन कोड होता है, ऑप कोड होता है इंस्ट्रक्शन का, वो कंट्रोल यूनिट के पास चला जाता है। तो कंट्रोल यूनिट को ऑप कोड की बेस पे ये पता चल जाता है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है। तो ये जो सेकंड साइकिल है ना डिकोडिंग वाला, इस साइकिल में कोई रजिस्टर तो डिकोड नहीं हो रहा होता जंप के केस में, लेकिन आपका ये जो 6 बिट का चंक है ऑप कोड का, वो तो आपके कंट्रोल यूनिट को जाएगा और बताएगा कि जंप की इंस्ट्रक्शन है, या ब्रांच इक्वल नॉट इक्वल की इंस्ट्रक्शन है, या अरिथमेटिक या मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब है कि ओप कोड की बेस पर हम हाईलाइट कर सकते हैं कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? तो हमने अभी तक चार टाइप में इसको डिफाइन किया है, कि अरिथमेटिक में या आर टाइप इंस्ट्रक्शन में, फिर हमने मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन में, और फिर हमने ब्रांच में, और फिर हमने जंप की इंस्ट्रक्शन में। फिर आगे फर्दर हमने मेमोरी को दो हिस्सों में दो तरह की उसमें डिवाइड किया है यूज में, कि मेमोरी रीड या राइट, अलग अलग ऑप कोड होंगे उसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका ऑप कोड होगा वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, और इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद दोबारा से फिर आपने देखा कि चारों ये इंस्ट्रक्शन जो बिहेवियर की इंस्ट्रक्शन है, ये कंप्लीट होने के बाद दोबारा से ऊपर फेचिंग में जा रही है, ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच हो सके। तो ये एक साइकिल है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन का, कि आपके सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होंगी, डिकोड होंगी, और फिर ऑप कोड की बेस पे हर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगी, और परफॉर्म होने के बाद अगेन दोबारा से वो स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके जी, अब यहाँ पर मैं आपको डाटा हाईलाइट करके लाइंस हर साइकिल के लिहाज से आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास है काम, वो है प्रोग्राम काउंटर का अपडेट होना और इंस्ट्रक्शन का फैच होकर आईआर रजिस्टर में स्टोर होना। तो ये दो काम है जो फर्स्ट साइकिल है, और ये फर्स्ट साइकिल हर इंस्ट्रक्शन के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको डाटा हाईलाइट का कहा जाए, और आपके पास ये जो आपका मल्टी साइकिल डाटा बार नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये अगर गिवन हो, तो आप लोग हाईलाइट ऐसे कर सकते हैं जैसे कि अब आप लोगों को ये दिखाया जाएगा, और मैं अब आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो पहला साइकिल इज द इंस्ट्रक्शन फेच। और इंस्ट्रक्शन फेच के अंदर आपने देखा है कि वी हैव टू ऑप्शंस। वन इज कि आपके पास जो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस होता है, वहां से आप मेमोरी को एक्सेस करते हैं, और वहां से इंस्ट्रक्शन जो होगी वो आईआर इंस्ट्रक्शन में स्टोर हो जाएगी। दिस इज द वन स्टेप। एंड द अदर स्टेप इज कि आपके पास जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी वो और
फोर कांस्टेंट वैल्यू, ये दोनों एएलयू में ऐड होने के बाद एएलयू को अपडेट कर देंगे। और इसके लिहाज से जो जो आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स हाईलाइट होंगे हम वो भी देखेंगे। ओके जी। क्लास ये देखें कि प्रोग्राम काउंटर से आपने देखा है कि लाइन निकली, हाईलाइट हुआ हाईलाइटर के थ्रू। मक्स में अब ये जीरो के थ्रू, ये देखें ऊपर आपको जीरो नजर आ गया मक्स में। ये आप प्रोग्राम काउंटर से जो मक्स में गए, इस मक्स में जीरो या वन, तो आपको पता है ये जीरो पे है, तो आई और डी की वैल्यू फर्स्ट साइकिल में जीरो रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। और फिर जब मेमोरी को हिट किया तो मेमोरी को आपने रीड करना है ऑब्वियसली, तो मेमोरी रीड का सिग्नल वन हो गया, ताकि आप एड्रेस जो भी उस एड्रेस का होगा उस एड्रेस को रीड कर सकें, और रीड करने के बाद वो जो इंस्ट्रक्शन होगी उस इंस्ट्रक्शन को आप फेच करके आईआर रजिस्टर में स्टोर कर सकें। तो रीड होने के बाद अब आपने देखा कि आईआर राइट वन हो गया, ताकि आपके पास क्या हो, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर राइट हो सके रजिस्टर में। तो ये एक फर्स्ट साइकिल हुआ। और फर्स्ट साइकिल के बाद सॉरी फर्स्ट साइकिल में फर्स्ट पार्ट हुआ, और फर्स्ट पार्ट के बाद अभी सेकंड पार्ट हमें पता है कि पीसी प्लस 4 वाला काम होता है। तो आपने देखा ये प्रोग्राम काउंटर वाली लाइन मक्स में चली गई है और मक्स के जीरो पे गई है, तो आप देखें कि इसकी वैल्यू जीरो है। नीचे से अगर देखें तो पीसी में 4 ऐड होना है, तो 4 वन के ऊपर है, तो इस मक्स की वैल्यू वन होगी। और आपके ए एल यू से आपके पास ए एल यू ओप जो होता है वो जीरो रहेगा। ओके जी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ए एल यू का, ये जीरो पे गया है। ये जो पीसी सोर्स है, पीसी सोर्स की वैल्यू जीरो होगी, और आपके पास रिजल्ट वापस प्रोग्राम जब काउंटर में जाएगा, तो प्रोग्राम काउंटर में अगर आप देखें तो आपके पास पीसी राइट और पीसी राइट कंडीशन और जीरो, ये तीन यूज हो रहे हैं। तो जीरो तो आपको पता है जब ब्रांच आपस में इक्वल हो जाएंगी तो जीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। और पीसी राइट कंडीशन जो आपके पास नॉर्मली है वो ब्रांच के केस में वन होती है। और ये जो पीसी राइट है सिंपल, ये वन होगा पहले साइकिल के अंदर, पहले साइकिल के अंदर ये वन रहेगा। उसके बाद अगर प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करवाना है तो पीसी राइट कंडीशन बताएगी, अदरवाइज हर इंस्ट्रक्शन के पहले साइकिल के अंदर ये पीसी राइट जो आपके पास है वो वन रहेगा। जी क्लास, ये समझ आइए हाईलाइट पास। ओके हो गया जी। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी डी कोडिंग के लिए। अगर आप देखें क्लास, ये जितने हमारे पास बाकी के डोंट केयर हैं, ये जितने कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये कंट्रोल सिग्नल यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। ठीक हो गया। तो आपने आपने ये तमाम के तमाम कंट्रोल सिग्नल जो लिख दिया ना, आपने अब जहन में रखना है कि जब एफएसएम डिज़ाइन करनी है तो एफएसएम डिज़ाइन के अंदर पहले स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन फैच के अंदर ये कंट्रोल सिग्नल होंगे। ये आपने फिक्स कर दिए हैं कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, क्योंकि अभी तक कंट्रोल यूनिट का जो है ना नहीं पता है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है, क्योंकि ये फैच वाला काम तो हर इंस्ट्रक्शन के अंदर होना है। तो हमें तो ये पता ही नहीं है अभी इंस्ट्रक्शन कौन सी है। इंस्ट्रक्शन का तो कंट्रोल यूनिट को डिकोडिंग में पता चलेगा, जब इसके पास ओप कोड आएगा तो फिर कंट्रोल यूनिट इंटेलिजेंट हो बन के और ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी तक तो हमने कंट्रोल यूनिट को बाय डिफॉल्ट खुद से ये फिक्स कर दिए हैं, तो कि ये काम हर इंस्ट्रक्शन में हो रहा है, इसलिए आप ये सारे काम करवा दें। ठीक हो गया। अब डी कोडिंग में जब आप आएंगे दूसरे साइकिल में, तो दूसरे साइकिल में जितने काम हुए हैं ना वो सारे काम करवा दें, ताकि आप टेंशन ही ना हो कि जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काम हो जाएगा।
ओके जी, ये देखते हैं जी। अब हमें पता है कि 2 रजिस्टर डिकोड हो रहे थे, डिकोडिंग के अंदर ए और बी तक डाटा जा रहा था। और उसके बाद अगर ब्रांच का केस देखें तो ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट हो रहा था, और लोड वर्ड में एक ही रजिस्टर डिकोड हो रहा था, स्टोर वर्ड में दोनों रजिस्टर डिकोड हो रहे थे। हाँ जी। तो आपके पास टोटल 3 काम हो रहे हैं, 2 रजिस्टर डिकोड और ब्रांच का टारगेट है, और आपके पास हर किस्म की डिकोडिंग हो जाएगी। ये देखें जी, ऑफ कोड चला गया कंट्रोल यूनिट के पास, ए और बी में दोनों में आ गए। अब ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करने वाला काम रह गया। अगर आप देखें तो ब्रांच का ये प्रोग्राम काउंटर आ गया PC+4, ये इमीडिएट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, ALU में आ गया, और ALU से रिजल्ट आपके पास ALU आउट में चला गया है। तो ये डिकोडिंग कंप्लीट हो चुकी है जी, आपके पास तीनों काम हो चुके हैं। अब इस डिकोडिंग के लिए आपके पास ये कंट्रोल सिग्नल्स आ गए हैं। क्लास इसको एक दफ़ा देख लें कि ये 2 जो हमारे पास साइकिल हैं, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस के लिए है, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये काम होना ही होना है, या इनमें से कोई एक काम होना है। तो जो भी काम होना होगा, यूज़ होना होगा, अब हर इंस्ट्रक्शन जब तीसरे साइकिल में जाएगी, तो उसको जो डाटा चाहिए होगा तीसरे साइकिल में, वो अब अवेलेबल होगा। इसको ज़रा गौर से देख लें, कंट्रोल सिग्नल तो आपके सामने है। कंट्रोल सिग्नल को देखें, डाटा को देखें कि डाटा जब मक्स में जा रहा है, तो वो मक्स में 0 और 1 हर चीज़ को ज़रा गौर से देखें। ओके जी क्लास, ये अब आप लोगों ने देख लिया है 2 साइकिल। अब इधर आ जाते हैं ज़रा एफएसएम की तरफ। साथ-साथ एफएसएम भी डिज़ाइन करते रहते हैं ना। अगर आप गौर करें तो ये सबसे ऊपर ये 2 आपको जो है सर्कल नज़र आ रहे हैं, और जो लेफ्ट सर्कल है उसके अगर आप जाएँ तो वो स्टार्ट न आ रहा है। जैसे स्टार्ट करेंगे तो इस सर्कल के ऊपर 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो 0 आपके पास 0 साइकिल है, 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल साइकिल हम अब काउंट करेंगे पूरे एफएसएम के लिए। और इसके ऊपर देखें तो इंस्ट्रक्शन फेच लिखा हुआ है, और इस सर्कल के अंदर तमाम कंट्रोल सिग्नल्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंट्रोल सिग्नल्स ये होंगे तो ऑटोमेटिकली फेच वाले सारे काम हो जाएंगे। ऐसा ही है ना? 0101 का जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली कंट्रोल सिग्नल जब ये होंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली फेचिंग हो जाएगी कंप्लीट। कि जब मक्स में 0 सिलेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली सिर्फ 0 वाला डाटा आगे ऑटोमेटिकली चला जाएगा ना। तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि फेचिंग करो, ये डिकोडिंग करो। ये फेचिंग और डिकोडिंग तो हमारे समझने के लिए है। तो फेचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इन कंट्रोल सिग्नल्स में छुपा हुआ है, और जब ये कंट्रोल सिग्नल्स हाईलाइट कर देंगे हम, जब ये ऑन हो एक्टिव हो जाएंगे कंट्रोल सिग्नल इन वैल्यूज के साथ, तो आपके पास ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन फेच हो चुकी होगी। तो आपने इंस्ट्रक्शन फेच हर इंस्ट्रक्शन में करवाना है तो ये करवा दिया। जब इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी तो इंस्ट्रक्शन फेच के जो रिजल्ट होंगे, आपने देखा कि वो फेच को आपने लाइन लगा के डिकोडिंग की तरफ एरो लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि फेचिंग का जो रिजल्ट होता है वो डिकोडिंग में यूज होता है, डिकोडिंग का रिजल्ट एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन का मेमोरी, और मेमोरी का राइट बैक। इस तरीके से ये एक दूसरे में यूज हो रहे होते हैं, तो ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो आपने देखा कि आप सेकंड जो है साइकिल उसमें चले गए, और सेकंड साइकिल आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन डी कोड का साइकिल है। क्लियर हो गया? या रजिस्टर फेच हो रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो इसके अंदर आपने कंट्रोल सिग्नल जो अभी हमने देखे थे वो कंट्रोल सिग्नल इसके अंदर लिख दिए। तो जैसे ही आपने वो कंट्रोल सिग्नल डालने हैं इसके अंदर, तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमने क्या काम करना है। वो सारे काम हो जाएंगे, हर इंस्ट्रक्शन के लिए जो रिजल्ट होगा वो अवेलेबल होगा आफ्टर डिकोडिंग स्टेज। लेकिन अब डिकोडिंग में कंट्रोल यूनिट के पास ऑप कोड आ चुका है। अब कंट्रोल यूनिट बता सकता है, कंट्रोल यूनिट को अब समझ आ गई है कि एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन कौन सी है। वो कैसे? वो ओप कोड की बेस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ओप कोड के बेस पे वो जो नीचे चारों हमने जो बिहेवियर के लिहाज से डिफाइन की हुई थी कैटेगरीज, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को। अगर आप देखें तो डिकोडिंग के बाद 4 लाइंस निकल रही हैं। जो लेफ्ट मोस्ट लाइन है सबसे
उसमें देखें तो कहता है कि जी ओप कोड सबसे वो है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वो जो एफएसएम है वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की लाइन है, और उसमें वो कहता है कि अगर आपको लोड वर्ड का होगा या स्टोर वर्ड का होगा मेमोरी रेफरेंस के अंदर, तो वो हम मेमोरी रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन समझ लेंगे। अगर लोड वर्ड का या स्टोर वर्ड का 35 या 43 जो भी आपके पास ऑफ कोड हुआ, क्लियर हो गया। या फिर आपके पास ऑफ कोड 0 आएगा आर टाइप के केस में, तो वो आर टाइप वाला सिनेरियो बन जाएगा। इसी तरीके से ऑफ कोड अगर ब्रांच इक्वल का ऑफ कोड है तो वो ब्रांचिंग वाली इंस्ट्रक्शन बन जाएगी, और इसी तरीके से जंप का अगर ऑफ कोड है तो वो जंप की इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और हर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके पास वो दोबारा से देख रहे हैं आप कि वो दोबारा से जीरो साइकिल में जा रही है। तो नेक्स्ट अब इंस्ट्रक्शन देखते हैं जी हम, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है जी एंड स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। तो इन दोनों इंस्ट्रक्शन में अब हम थर्ड साइकिल देखते हैं, तो तीसरा साइकिल जी इन दोनों इंस्ट्रक्शन में सेम है। मेमोरी का टारगेट एड्रेस जो होता है, मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो ALU करेगा, ALU ए डाटा लेगा ए रजिस्टर से, और फिर ऑफसेट जो आपके पास फाइन एक्सटेंडेड वैल्यू है वो लेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद ALU आउट में डाटा को स्टोर कर देगा, रिजल्ट को स्टोर कर देगा। अगर आप देखें तो ये ए और बी से आपके पास डाटा गया, फिर इमीडिएट वैल्यू आई, वो दोनों ऐड हुई, और कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कंट्रोल सिग्नल से वो हाईलाइट हुए, आपके पास रिजल्ट जो है ALU आउट में आ गया, और ये आपके पास वो कंट्रोल सिग्नल है। अब आपके पास लोड वर्ड हो या स्टोर वर्ड हो, ये थर्ड साइकिल दोनों के अंदर सेम है। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं FSM की तरफ। तो यहाँ पे हमने जरा थोड़ा सा जरा शॉर्ट कर दिया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो फैचिंग हो चुकी है, डिकोडिंग हो चुकी है। अब आपके पास डिकोडिंग के बाद आपके पास जो ऑपकोड है वो चाहे अब देखें, ये जो लाइन मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, ये जो लाइन ऊपर नजर आ रही है फ्रॉम स्टार्ट 1 के बाद एरो नीचे की तरफ, इस एरो के बिल्कुल राइट में लिखा हुआ है ऑपकोड लोड वर्ड या स्टोर वर्ड, दोनों का ऑपकोड हो, चाहे ऑपकोड चाहे लोड वर्ड का हो चाहे स्टोर वर्ड का हो, ये वाला जो काम है ये वाला काम होना ही होना है। तो आपने ये मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करना ही करना है। ये सेकंड लिखा हुआ है काम। अगर मेमोरी की इंस्ट्रक्शन सेकंड का मतलब क्या है कि जीरो साइकिल में आपके पास फैचिंग हुई, फर्स्ट साइकिल में आपके पास डिकोडिंग हुई, अब ये सेकंड साइकिल है तो मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है। तो मेमोरी का एड्रेस आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अभी हम यहाँ तक हैं, ये जो सर्कल जहाँ पे जब ये मैं मूव कर रहा हूँ अपना माउस का सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, ये 2 लिखा हुआ है और ये कंट्रोल सिग्नल लिखे हुए हैं, यहाँ तक अभी तक है। और यहाँ तक लोड वर्ड और स्टोर वर्ड में फर्क बिल्कुल भी नहीं है, ओप कोड की बेस पर भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों में मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट होता है। अब मेमोरी का जब एड्रेस आ गया तो फोर्थ साइकिल में मेमोरी को आप एक्सेस करेंगे। अब फर्क आएगा, अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है तो अब आप मेमोरी को फॉर रीडिंग द डाटा इस पर्पस के लिए एक्सेस करेंगे, और अगर स्टोर वर्ड का आउटपुट था तो अब आप डाटा को मेमोरी में राइट करने के पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब है कि अगर लोड वर्ड है तो अब 2 स्टेप बाकी हैं, और अगर स्टोर वर्ड है तो सिर्फ 1 स्टेप बाकी है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस मेमोरी का ये जो आपने एड्रेस कैलकुलेट किया, ये जो ऊपर वाला सबसे टॉप अब आपको जो सर्कल नजर आ रहा है, इसके बाद 2 लाइंस हैं, एक लाइन में 2 सर्कल है, एक लाइन में एक ही सर्कल है। ये जो 2 सर्कल है ये लोड वर्ड का ऑपरेशन नजर आ रहा है कि मेमोरी रीड होगा, और रीड होने के बाद रजिस्टर में डाटा राइट होगा, ये 2। लेकिन मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद स्टोर वर्ड के अंदर सिर्फ एक ही साइकिल रह जाता है, और वो है मेमोरी में रिजल्ट को स्टोर कर देना। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं जी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में बता रहा है। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में आप मेमोरी को एक्सेस करेंगे, ये मेमोरी को एक्सेस किया, कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल आया, और आपके पास जो डाटा है वो MDR में आ गया। तो अब इंस्ट्रक्शन बाय हर इंस्ट्रक्शन का साइकिल बाय साइकिल हमने जो है वो डाटा को हाईलाइट करना देख लिया हुआ है। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके जी। अब दोबारा से इस लाइन में आ जाए, तो अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हम ये जो 2 लिखा हुआ है मेमोरी के एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद, अब हम ये नीचे ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो एरो आ रहा है, तो इस जो ऊपर वाला जो हमारे पास सर्कल था इसके बिल्कुल नीचे
जो सर्कल है अब यहाँ पर आ गया। अब और इस सर्कल पे आप देखें ओप कोड इज इक्वल टू लोड वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है लोड वर्ड के ओप कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये काम हुआ है कि मेमोरी को आपने रीड पर्पस के लिए यूज कर लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। लोड वर्ड का फिफ्थ साइकिल एमडीआर से रिजल्ट ऑब्वियसली राइट होगा डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर। कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रोल सिग्नल्स आ गए हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अभी फोर्थ साइकिल के बाद अब आपके पास फिफ्थ साइकिल आ गया राइट बैक स्टेप। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है राइट बैक स्टेप और तमाम वो साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है तो अब आप देख सकते हैं कि इस ये लास्ट सर्कल के बिल्कुल राइट पे एक एरो निकल रहा है और एरो के बाद लिखा हुआ है टू स्टेट जीरो का मतलब अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में चले जाएं, तो ये काम होगा। तो इसी तरीके से इसका मतलब है अब आप हर स्टेप हर एक क्लॉक साइकिल के अंदर जब कंट्रोल सिग्नल को स्टोर कर देंगे जो कि आपके पास कंट्रोल यूनिट की तरफ से भी जनरेट हो रहे होंगे या कुछ प्री डिफाइन आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जिनको आप फैचिंग और डिकोडिंग वाला काम कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट को भी नहीं पता था कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है और आपने फिर भी काम करवा लिया। आपने फिक्स कंट्रोल सिग्नल रखे फैचिंग और डिकोडिंग में। ओके जी, अब स्टोर वर्ड का देखते हैं। फोर्थ साइकिल हमें पता है कि वो राइट पर्पस के लिए बी डाटा जो होगा ये आपने मेमोरी को एक्सेस किया। अब बी रजिस्टर का जो डाटा है वो जाके राइट हो गया, तो कंट्रोल सिग्नल आके अब आप इसको देखें तो ये टॉप का जो सर्कल है इसके बाद आपने ये जो राइट पे जा रही है ना लाइन, ये जो सर्कल नजर ये एरो नजर आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि ऑपकोड इज इक्वल टू स्टोर वर्ड। तो स्टोर वर्ड के केस में अगर ये जो भी ऑपकोड होगा तो वो स्टोर वर्ड का अगर होगा ऑपकोड तो उस केस के अंदर आप मेमोरी को एक्सेस करेंगे फॉर मेमोरी एक्सेस होगा फॉर मेमोरी राइट। तो अंदर आप देख सकते हैं तो मेमोरी राइट के लिए आई और डी वन हुआ है और उसके बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन कंप्लीट और डायरेक्ट आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे। जी क्लास ये समझ आ रही है जी, यहाँ तक आ गई समझ? ओके हो गया जी, गुड। नेक्स्ट चलते हैं जी। आर टाइप में जो तीसरा साइकिल है, दो साइकिल तो हो गया ना, दो साइकिल के बाद लोड वर्ड के तीन चार और पांचवा साइकिल देख लिया, स्टोर वर्ड का तीसरा और चौथा साइकिल देख लिया। अब आर टाइप में तीसरा साइकिल देखते हैं। आर टाइप का जो तीसरा साइकिल एग्जीक्यूशन है और एग्जीक्यूशन ए और बी के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होता है और रिजल्ट ए आउट में चला जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये ले जी ये फंक्शन बिट्स आई हैं एएलयू कंट्रोल के अंदर और इनकी बेस पे जाहिर है उसने जो भी आर टाइप का जो ऑपरेशन होगा वो डिसीजन लिया होगा, ए और बी का रिजल्ट एएलयू आउट में आ गया और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो गए। अब हम चलते हैं एफएसएम की तरफ। आर टाइप का फोर्थ साइकिल देखें तो फोर्थ साइकिल में आपके पास जो एएलयू आउट का जो रिजल्ट होता है वो स्टोर हो जाता है आपके रजिस्टर में जाके। कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये डेस्टिनेशन रजिस्टर जो भी होगा उसके अंदर डाटा रिजल्ट होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो स्टोर होगा और उसके अलावा ये कंट्रोल सिग्नल जो थे वो आपके पास हाईलाइट हो गए हैं। अच्छा, अब आपके पास आर टाइप फोर्थ साइकिल के बाद कंप्लीट हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में गए, फेच किया, फिर डी कोड गया, डी कोड के बाद हमारे पास अगर ओपकोड लोड वर्ड का था तो हमने लोड वर्ड के पांचों साइकिल देख लिए, अगर ओपकोड स्टोर वर्ड का था तो उसके भी पांच चार के चार साइकिल देख लिए और एफएसएम देख ली। अब हमारे पास एक और लाइन थी जो कि आर टाइप की थी। आर टाइप के केस में तीसरा और चौथा साइकिल हम देख चुके हैं। तो ये देखिए जी आर टाइप के केस के अंदर आपके पास क्या होगा, डी कोडिंग के बाद ओप कोड अगर आर टाइप के ऊपर आपको नजर आ रहा है ओप कोड इक्वल टू आर टाइप से एग्जीक्यूशन होगी और एग्जीक्यूशन के अंदर जो भी उसके कंट्रोल सिग्नल्स थे वो आपने हाईलाइट करवा दिए और एग्जीक्यूशन का जो रिजल्ट था वो फोर्थ साइकिल के लिए आगे जा रहा है। आर टाइप कंप्लीशन हो रही है फोर्थ साइकिल में, तो आप देख सकते हैं कि रजिस्टर डेस्टिनेशन वन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रिजल्ट है फाइनल एएलयू आउट का वो रजिस्टर में जाएगा और ये जो रजिस्टर होगा ये एज ए डेस्टिनेशन रजिस्टर यूज हो रहा होगा और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद आप अगेन दोबारा से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में चले जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रांच इक्वल के इंस्ट्रक्शन का जो तीसरा साइकिल होता है उसके अंदर चेक होता है कि ए और बी रजिस्टर जो है वो इक्वल हैं या नहीं है, अगर है तो ए एल यू आउट से आप प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देते हैं।
तो आप देखेंगे कि ALU ऑफ की जो वैल्यू है ब्रांच की केस में वो 0 1 होती है, और ALU कंट्रोल जो है वो आपके पास है, इसको सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। ए और बी से डाटा ALU में गया है। अब आप देख सकते हैं ए कैसे जो आपके पास ये 0 आया है। 0 हाईलाइट अगर हो गया तो आपने देखा PC राइट कंडीशन, मैंने कहा था कि ब्रांच के केस में 1 होती है, तो PC राइट राइट कंडीशन भी 1 हो गई है। और ALU आउट का जो रिजल्ट है वो थ्रू मक्स आपने देखा कि प्रोग्राम काउंटर को जा रहा है। और इसके अलावा आपने ALU ऑफ देखा कि ALU ऑफ जो कंट्रोल सिग्नल है वो 1 लिखा हुआ है, यानी कि 0 1, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंट्रोल सिग्नल थे वो हाईलाइट हो गए। अब आपने देखा है कि सेकंड साइकिल तक तो सब सेम है। थर्ड साइकिल ब्रांच के केस में क्या होगा कि एग्जीक्यूशन होगी, और ब्रांच का जो टारगेट एड्रेस था उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम काउंटर को, अगर ब्रांच इक्वल होती है तो उसको अपडेट कर दोगे। तो वही लिखा हुआ है जी, ब्रांच कंप्लीशन। थर्ड साइकिल में जाके आपका ब्रांच जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए आप अगेन स्टार्ट में जाएंगे। अब जंप की जो आपके पास थर्ड साइकिल है और तीसरा साइकिल है, तो जंप के केस के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपके पास 26 बिट्स का जो ऑफसेट वैल्यू है वो आएगी, फिर वो शिफ्ट लेफ्ट 2 होगी, 28 होगी, फिर 4 बिट प्रोग्राम काउंटर से कनकेट करेंगे, 32 बिट बन जाएगी, फिर उसको आप मल्टी जो प्रोग्राम काउंटर उसको अपडेट कर देंगे। ये देख सकते हैं ये 26 बिट्स 6 बिट्स कंट्रोल यूनिट हो गई हैं, 26 बिट्स से 28 हुई हैं, फिर अभी 4 बिट्स कनकेट हुई हैं, 32 बिट बन गया, और मक्स के थ्रू आपके पास प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो गया। तो ये जंप का तीसरा साइकिल भी कंप्लीट हो गया, और उसके कंप्लीशन के बाद जो कंट्रोल सिग्नल थे वो हाईलाइट हुए हैं, वो आपने देख लिए। अब आपके पास ये जंप की इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम तमाम इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट के बाद इंस्ट्रक्शन फेच, और फेच के अंदर आप देखेंगे तो फेचिंग के तमाम कंट्रोल सिग्नल, फिर एक एरो इंस्ट्रक्शन डीकोड, और डीकोडिंग के अंदर आप देखेंगे कि डीकोडिंग के तमाम कंट्रोल सिग्नल, और डीकोडिंग के बाद ऑप कोड की बेस पे अगर वो लोड वर्ड की ऑप कोड है तो वो एग्जीक्यूशन करेगा मेमोरी का एड्रेस, और फिर मेमोरी रीड करेगा और फिर राइट बैक करेगा। और अगर उसको स्टोर वर्ड का है तो वो फिर एग्जीक्यूशन, सेम एग्जीक्यूशन तक तो वो सेम रहेगा। तो एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो लोड वर्ड से अलग हो जाएगा स्टोर वर्ड, और मेमोरी को राइट पर्पस के लिए वो यूज करेगा और एंड हो जाएगी। फिर ये आपने आर टाइप का सिनेरियो देखा, तो आर टाइप का जो ऑप कोड होगा, तो आर टाइप के ऑप कोड की बेस पे जो थर्ड साइकिल होगा वो एग्जीक्यूशन में आपके पास ए और बी का जो रिजल्ट होगा उस पे मेन ALU ऑपरेशन अप्लाई करेगा, और फोर्थ साइकिल में जो ये रिजल्ट था वो राइट बैक कर देगा आपके रजिस्टर के अंदर, डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर। इसी तरीके से ब्रांच में थर्ड साइकिल में इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ब्रांच का जो टारगेट एड्रेस था उसके थ्रू आप प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देंगे। और जंप में थर्ड साइकिल में आपके पास जंप का जो एड्रेस होगा उसके थ्रू आप अपडेट करेंगे। अब देखते हैं, दिस इज द कंप्लीट FSM। अगर आप इसको गौर करें, ये देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट आया, स्टार्ट के बाद 0 लिखा हुआ है। टोटल साइकिल अब आप इसके अंदर देखेंगे 0 लिखा हुआ है। तो 0 में आपने फैच देखा है, इंस्ट्रक्शन फैच हुई है, फैच होने के बाद उसके कंट्रोल सिग्नल सारे लिख दिए हैं। फिर एक एरो डिकोडिंग की तरफ गया, फर्स्ट साइकिल वो डिकोडिंग हो गया। और इसके बाद अगर ऑप कोड लोड वर्ड या स्टोर वर्ड का है तो ये सबसे पहले वाली लाइन, उसके अंदर अगर आप देखें तो दोनों केसेस के अंदर थर्ड साइकिल कंबाइन था, तो वो एग्जीक्यूशन हो गई है, और एग्जीक्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो कंट्रोल सिग्नल थे वो लिख दिए हैं। सेकंड के बाद थर्ड साइकिल के अंदर अब आपके पास अगर लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है तो रीड होगा, और फोर्थ साइकिल में 0 1 2 3 4 मीन फिफ्थ साइकिल, उसके अंदर आपके पास राइट बैक हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास सेकंड साइकिल के बाद अगर ऑप कोड आपके पास स्टोर वर्ड का है तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्टोर वर्ड के ऑप कोड के हिसाब से मेमोरी राइट यूज हो जाएगी। क्लियर हो गया। और अगर इसी तरीके से आप सेकंड साइकिल के बाद कहते हैं कि जी ऑप कोड आर टाइप का था, तो आप ये लाइन देख सकते हैं कि आर टाइप के ऑप कोड के ऊपर एग्जीक्यूशन होगी, और एग्जीक्यूशन के बाद राइट बैक वाला काम, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन एंड। और इसी तरीके से डिकोडिंग के बाद अगर आप कहते हैं कि ब्रांच का ऑप कोड था, तो ब्रांच के ऑप कोड के बेस पे ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आएगी, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन का काम होगा, और जब तमाम कंट्रोल सिग्नल जो है एग्जीक्यूशन वाले वो हाईलाइट हो गए, और एग्जीक्यूशन के बाद ब्रांच की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट।
सेम इसी तरीके से अगर आप डिकोडिंग के बाद कहें कि आपके पास जो ऑप कोड था वो जंप का था, तो जंप के केस में आपके पास क्या होगा, जंप का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट होगा और जो भी टारगेट एड्रेस था उसकी बेस पर आपके पास प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा। और जब तमाम इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि हर इंस्ट्रक्शन ऐसे वापस ऊपर की तरफ जाके फिर से इंस्ट्रक्शन फैच के लिए जो है वो यूज हो रही है, और इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, तो इंस्ट्रक्शन फैच के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी वो फैच हो जाएगी। जी क्लास से तमाम इंस्ट्रक्शन समझ आ गई है। हाउ यू कैन ब्रेक द इंस्ट्रक्शन, कि हर इंस्ट्रक्शन किस साइकिल में क्या काम कर रही है, फिर हर इंस्ट्रक्शन का हमने साइकिल, एक एक इंस्ट्रक्शन का हमने डाटा पाथ हर साइकिल को देखा कि हर साइकिल के अंदर कैसे वो डाटा पाथ को यूज करती है, और फिर उसके बाद हमने एफएसएमबी डिजाइन करना सीख लिया। जी क्लास।